शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बात, मेरी मोटिवेशन कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। हम लोग जान से प्यारा है ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा। तो मैं अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में डालते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुताल्लिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है ऑयल हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं, पाकिस्तान ये फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, हमने अमेरिका की, मर जाएंगे। अब जरा की दुनिया में क्या, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स था क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था और पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी को पाकिस्तान का प्राइम and Mr. Pakistan and Kimaya Emdad is इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए।
आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आके झाड़ा देके चला जाता है और डूम और करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। मैं तुझे आजादी लेने की हमें जरूरत क्या थी? फिर जमीनी इकाई करके हाथ करके कहें गुलाम है, जो करना कर ले। आप कर ले, या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आके झाड़ा देके चला जाता है और डूम और करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। सो पाकिस्तानियों, जरा गौर, मैंने अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं और हम, अब ये सुना, हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो देता था। अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर उनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया
और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की ये इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहात कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे। हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बर्तानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बर्तानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। आप फैसला किसको मर्जी। 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर मार दिया, और यहां चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तरीके इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले हमारे मुल्क में जुल्म, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानी, कि आपको किस तरह मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान ना हटाया, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। मैं ये पता चला मैंने उसको कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजिम है कि हम देखेंगे
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तुम मेरे लाहौर के बाशऊर शहरियों थक तो नहीं गए? ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में आजादी कैसे छीनी, तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया, मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले, जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की, तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो। इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फौरन by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but I mean, let's be. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe, the West, and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and guess the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझाऊं, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क, होता है आजाद मुल्क। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की।
सस्ता तेल खरीदने की। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जुर्रत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। और अब साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का, ये सुन लें, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है? When we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. So that's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. One thing I definitely dislike being told, either choose this or else. I definitely will not be bullied in that way. सुन लिया? उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं? वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानियों इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाजे कर दूं कि मैं इस कौम को कभी कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम हैसियत कौम से उतारेंगे। हम बेहैसियत कौम मिलके अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती। आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए। जो पैसे के गुलाम हैं और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते। और हो सब भीड़ में मिल जाएंगे, जो दूर गए भूले से लौटेंगे, फिर वतन को एक शान। और अब चौथी गुलामी। अब मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये जो आखिरी गुलामी जिसके लिए हमने हकीकी की जंग लड़नी है, हकीकी आजादी की, ये सबसे ज्यादा एक माशरे में तबाही मचती है। और वो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं।
उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। में रूल ऑफ लॉ, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं, इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकल जाएं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी में, तो हर किस्म की वो हर जगह जाके उसके मुश्किल। ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसानों को आजाद। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी उनके बेटी की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्फ के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अकलियत, वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको, किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान की तारीख, जो ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था 25 मई को, उसमें हमारे पुलिस ने क्या किया। हमारा हक था पुरअमन एहतजाज करने का। ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए। 2 दफा फजलुर रहमान ने, 1 दफा कैंपेन टांगनी बिलावल ने, 2 दफा डीजल ने, 1 दफा कैंपेन टांगने वाली ने। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई एफआईआर रजिस्टर की। जरा आप दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ।
भाई घर में सिर्फ लेडीज है, क्या आप लोग बगैर किसी वारंट के आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं? सुबह 4 बजे हुए हैं। ये देख ले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डराने के लिए आए हैं औरतों को, सिर्फ हम औरतें हैं घर पे और बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं, आप शर्म होनी चाहिए। तो नहीं कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे टाप के गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं, हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है, इतना मुझे मार के पूरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। क्या हुआ? यार उसको सांस नहीं आ रहे। पानी पिए आंटी, पानी पिए, ये ठीक हो जाएगा। पानी पिए आंटी। इन लोगों ने ख्याल नहीं किया। अच्छा, अब ये जो अभी आपने देखा, एक पुरअमन एहतजाज जमहूरियत के अंदर, पहले हुकूमत गिराई, पुरअमन एहतजाज किया, और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा, और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की, खौफ फैलाने के लिए। अब मैं जरा एक और, अभी हालिया में शाज गिल, उसको उठा लिया, चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसके ड्राइवर की बीवी और उसकी, ये जरा आप देखें। ये मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं, पाकिस्तानियों, इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी, आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो। ये कौम जो मर्जी अब कर लो, तुम इस कौम को नहीं रोक सकते।
12 बज गए हैं, लेकिन मैं आपसे 5-7 मिनट के बाद बात करके फिर हम सारे कौमी तराना गाएंगे और फिर जश्न बनाएंगे आतिशबाजी का 14 अगस्त का। इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसके बस बस बस, अभी और जश्न बनाएंगे, फिक्र ना करो। पहले से हमें अपनी और मेरा दिल कह रहा है, पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। मावां नू बचाना ओ भैणा
अच्छा, अभी फिर जश्न होगा, लेकिन मैं आपको जो इस कौम के खिलाफ साजिश हो रही है वह मैं पहले वो साजिश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमने कैसे इस साजिश को खत्म पाश करना है। साजिश क्या हो रही है, थोड़ा खामोशी से सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बैरूनी मुल्क की साजिश जिनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादक मिले हुए हैं, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और अब वो क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौम सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारों ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया है, कौम सड़कों पे निकलाई। इन्होंने फिर आपके सामने लोगों के ऊपर खौफ तारी करने की कोशिश की। 25 मई को इन्होंने औरतों को आपने देखा घरों में घुस घुस के डराया, 3 लोग शहीद हुए। इन्होंने समझा कि अब लोग डर के सहम गए। जब पंजाब के बाय इलेक्शन आए, कौम सड़कों पर निकलाई, धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दी, फेंटा लगाया। जिस तरह वाहिद कप्तान था मैं जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया। तो इस बारी इन्होंने इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया और वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की, इनकी हर किस्म की धांधली की। और सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा, इसलिए उसने एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। इस सारे के बावजूद अवाम, कभी बाय इलेक्शन में ऐसे अवाम नहीं निकली। लाहौर के लोगों में खास तौर पे तो आपको सलाम करता हूं कि आपने बुरी तरह शिकस्त दी इनको। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान ये बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो। और इस कम इतनी है कि सबसे ज्यादा उनकी कीमत है, अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में, तो 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ये था 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले ये। अब उसका जवाब आता है। सलमान शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है वो इसका जवाब देता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कुछ प्रूफ लाएं। ये कह रहा है, अब ये सुनते रहेंगे जरा, मैं चाह रहा हूं गौर से देखें।
2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं सलमान शहबाज शरीफ का वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है, वो आके कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब मरियम बीबी को सुने कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालिदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए। अब ये सुन लिया आपने कि किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली। मेरी तो लंदन छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब देखें, सुने 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 नौजवानों सुनो, एक हदीस है कि शैतान इंसान सुन ले, शैतान इंसान के गुनाह के दुनिया में इसलिए नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनमा का नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, पनामा में बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीदा जो है। शुक्रिया शुक्रिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल हक है, तू सच का खुदा है। तो सबके सामने क्या चीजें आई कि यहां के प्राइम मिनिस्टर ने आपका पैसा चोरी करके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली और वो बाहर इंकशाफ में सामने आ गई और ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल चैनल से सब कुछ बेच के सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। साजिश, एक मिनट, साजिश दूसरी कि इमरान खान के ऊपर केसेस करो, किरदार कुशी करो। ये वो जो टीवी स्टेशन लिफाफों वाले, पैसे लेके जमीर बेचने वाले, उनके जरिए इमरान खान की किरदार कुशी करो, उसको बुरा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो और फिर वो टीवी चैनल जो इमरान खान का मौकफ पेश करती हैं उनको बंद करो, ARY को बंद करो। ARY को किस लिए बंद किया भाई? ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कह देगा प्रोग्राम में? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर यह था कि वो इमरान खान का मौकफ पेश करता है, जबकि ये दूसरे किराए के टट्टू जमीर फरोश, ये वो चैनल्स जो किरदार कुशी करते हैं और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ फैलाना,
कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान सामने ना लेके आए, उसको भी बंद कर दो। और उससे भी खौफनाक चीज, ये एक और साजिश चल रही है कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से अपने फैसले करवाए जाए। मीडिया का मुंह बंद करो, अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ फैलाओ, इमरान खान की आवाज बंद करो, और फिर इन चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत करो जो बैरूनी एजेंडा है। और इससे एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में, तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें यहां मीडिया पे ब्लैकआउट था, डिक्टेटर का जमाना था, मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी, हमें पता ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मैं वहां मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास में ठहरा। वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है, कि अवाम, यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। और सारे पाकिस्तानी सुन लो, इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा, बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क का है। आज फिर वो साजिश हो रही है, हर किस्म कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी बैरूनी साजिशें हैं, इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो। वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज इख्तिदार में बैठे हैं, जरा मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक क्या कहा। देखें जरा। जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ।
अभिनंदन की अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मुतालिक क्या कहा। ये देखें, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी
पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की अवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना। और आपको मुझे ये बताएं, डीजल, वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले एक चीज मैं चाहता हूं आपसे, एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे, 1937 में एक सीट जीते, वो बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में, वहां से वापस आए। इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, आजम ने जवाब दिया, ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। एक चीज सुनना चाहता हूं कि शाबाश इमरान, सुने कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, अब मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तकबाल करते हुए गाएंगे। किधर है? इधर आओ। सलमान ऊपर आ। पाक ज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल,
तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साये खुदाए ज़ुल जलाल। पाकिस्तान। अब मैं नूरुल कादरी साहब को अभी नहीं एक मिनट रोको। मैं चाहता था कि नूरुल हक कादरी साहब हमारे शोधा के लिए दुआ करें। कायद मिल्लत इस्लामिया इमरान खान का हुक्म है आजादी से लेकर आज के हकीकी आजादी तक जितने शुहदा है, हम सब अपनी बंदगी और आजिज़ी के हाथ मौला कुद्दूस के हाथ उठाएं और दुआ करें कि मेरे रब्बे ज़ुल जलाल हमारे इस प्यारे महबूब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत की ड्यूटी पे हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। क़याम पाकिस्तान से लेकर इस आहद तक जितने लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश किए, अपने पाकीज़ा रूह पेश किए, अपने मुक़द्दस खून पेश किए, या इलाहुल आलमीन उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा और उनका हशर बदर, उहद और करबला के शुहदा के साथ फरमा। या इलाहुल आलमीन वो लोग जो हमारी सरहदों पर रात की टिटरती सर्दियों में पहरा दे रहे हैं, या अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा और बतौर खास पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल की तरफ 75 साल बाद हकीकी मंजिल की तरफ हमें रसाई फरमा। हमारे कायद इमरान खान के लिए दुआ फरमाए कि या इलाहुल आलमीन इस बंदे की हिफाजत फरमा, इनको इस्तिकामत अता फरमा और हर किस्म बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों और साजिशों से अपनी हिफाजत में फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही वज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। मुबारक हो पूरी कौम को, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। एक मिनट, मैं सबसे आखिर एक मिनट, बड़े आराम से आपने बाहर निकलना है, लोग बहुत ज्यादा हैं, बड़े देखभाल करके निकलना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, कोई जल्दी नहीं है। हम अभी, मैं आपके साथ ही हूँ, अल्लाह जरा लगा दो। जितने लोग बाहर हैं और वो अंदर नहीं आ सके, उनसे मैं माजरत करता हूँ। आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, ना तो माहूद बंदे पर रहा कर कहा